भारत के इतिहास में चुनाव हमेशा से जज्बात और मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। लेकिन पिछले एक दशक में एक नया ट्रेंड आया, चुनावी रणनीतिकार। वो लोग जो एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर तय करते हैं कि जनता क्या सोचेगी और किसे वोट देगी। पश्चिमी बंगाल में इस साम्राज्य का नाम था आईपेक। लेकिन क्या होगा जब ये चुनावी जादूगर खुद कानून के जाल में फंस जाए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बंगाल में एक ऐसी फाइल खोल दी है जिसके पन्ने पलटने पर सिर्फ घोटाले और काले धन की गूंज सुनाई दे रही है। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी महज एक शुरुआत है या किसी बहुत बड़े सिंडिकेट का अंत। आज हम बंगाल की राजनीति के उस सच को डी कोड करेंगे जिसे हेडलाइंस में दबा दिया गया। मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बंगाल का कोयला घोटाला कोई नई बात नहीं है। करोड़ों रुपए का अवैध कोयला सीमा पार भेजा गया, लेकिन असली सवाल यह था कि इस ब्लैक मनी को सिस्टम में कैसे लाया जाए। ईडी का आरोप है कि यहीं पर भूमिका शुरू होती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। गिरफ्तार किए गए विनेश चंदेल पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 50 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ठिकाने लगाने में मदद की है। इसे फेयर एंड लवली ऑपरेशन कहा जा रहा है, यानी काले धन को चुनावी खर्चों और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर सफेद करना। जब ईडी ने आईपेक के कोलकाता दफ्तर और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी, तब ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच गई थी। आखिर क्यों एक मुख्यमंत्री को एक प्राइवेट एजेंसी के बचाव में सड़क पर उतरना पड़ा? क्या डर इस बात का था कि फाइलें खुलते ही किंग पिन का नाम सामने आ जाएगा? इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पात्र है अभिषेक बनर्जी। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद उनके ट्वीट साधारण राजनीतिक बयान नहीं थे, बल्कि उनमें एक गहरी झटपटाहट थी। उन्होंने इसे लोकतंत्र का गला घोंटना बताया। लेकिन एक तकनीकी सवाल यहां खड़ा होता है, अगर आईपेक सिर्फ एक वेंडर है तो क्लाइंट इतना परेशान क्यों है? इतिहास गवाह है कि जब फ्रंट मैन पकड़ा जाता है तो असली खिलाड़ी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ऋषिराज सिंह को समन भेजा जाना इस बात का प्रमाण है कि जांच एजेंसियां अब उन लोगों तक पहुंच रही है जो अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी सर्कल का हिस्सा है। ममता दीदी का यह कहना कि आईपीएक वालों को हम नौकरी देंगे, दरअसल उन गवाहों को एक मैसेज है कि तुम मुंह मत खोलना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इस कहानी का एक नया सिरा बिहार से भी जुड़ता है। 2015 में पटना के एक छोटे से दफ्तर से शुरू हुई आईपेक, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर थे। आज पीके खुद को इससे अलग बताते हैं, लेकिन जो सिस्टम उन्होंने खड़ा किया, क्या वो अब भ्रष्टाचार का जरिया बन चुका है? ईडी इसी बात की जांच कर रही है कि क्या बिहार से लेकर बंगाल तक फैले इस नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हुआ या फिर ये फंड्स के ट्रांसफर का एक ग्लोबल रूट बन गया था। जिस तरह से विनेश चंदेल और ऋषिराज सिंह को घेरा गया है, ऐसा लगता है कि जांच की आंच बहुत जल्द उन चेहरों तक पहुंचेगी जो खुद को राजनीति का चाणक्य कहते हैं। एक तरफ समन और गिरफ्तारी का डर है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अंदाज जिसने बंगाल के सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। कोलकाता की सड़क पर खड़े होकर 10 रुपए की झालमुड़ी खाना यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मोदी ने बिना एक शब्द कहे बंगाल की जनता को दिखा दिया कि एक तरफ वो लोग हैं जो करोड़ों के कोयले के साथ आपकी किस्मत बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं हूं जो आपके बीच आपकी तरह रहने में गर्व महसूस करता हूं। यह सादगी दीदी के उस गुस्से और अहंकार का सबसे बड़ा जवाब है जो वो अक्सर मंचों से दिखाती है। ममता बनर्जी कहती है कि वो किसी से नहीं डरती, लेकिन आईपेक के दफ्तर में ईडी की मौजूदगी उनके चेहरे पर शिकन पैदा कर रही है। विनेश चंदेल अंदर है, ऋषिराज सिंह कतार में है और प्रतीक जैन रडार पर है। जब ये कड़ियां जुड़ेगी तो क्या बंगाल की राजनीति में वो भूकंप आएगा जिसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी ने की थी? यह चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं है, यह बंगाल की अस्मिता और भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि इस बार खेला उन लोगों के साथ होगा जो चुनाव के साथ खेल करते आए हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर बंगाली के पास यह सच पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि हम ऐसे ही खुलासे करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।